वो शुरू कहाँ से होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम से शुरू होगा, ठीक है। उसके पहले जो है ना डाइजेशन का ही बात है। जेजुनम में भी ऐसा नहीं कि डाइजेशन नहीं हो रहा है, डाइजेशन वहां भी हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का बात जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जेजुनम में भोजन पहुंच चुका है। जेजुनम में आपको अभी हम बताया कि सबसे बड़ा एरिया आपका जो है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम का, और उसके बाद जेजुनम का। लेकिन जेजुनम में चूंकि भिलाई और माइक्रोबिलाई बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कंसंट्रेशन जो होता है आपका पर एरिया एब्जॉर्प्शन का जो आपका कैपेसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है जेजुनम का। लेकिन ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस एरिया से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो होगा इलियम से, क्योंकि वो सबसे लंबा पार्ट है। और पर एरिया अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा का बात आएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पर एरिया में किस में होगा? जेजुनम में होगा। ये सब बात यहाँ पर लिखे हैं और उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो बोले कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है, पैसिव भी और एक्टिव भी। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे डिफ्यूजन भी कहते हैं, इसमें आपका एटीपी खर्च नहीं होता है। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा जिसे डिफ्यूजन कहेंगे, उसमें कहीं भी आपका एटीपी खर्च नहीं होता है, एनर्जी खर्च नहीं होता है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, अपने बॉडी का या अपने सेल का एटीपी खर्च होता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो दोनों रूप में एब्जॉर्ब होते हैं, वो आपका पैसिव रूप से भी मतलब बगैर एनर्जी खर्च किए हुए, और एक्टिव रूप में भी मतलब कि एनर्जी खर्च करके भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप जो आपको पढ़ना था एक्टिव और पैसिव, ये तो पढ़ना है सेल में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता दिए कि आपके दिमाग में आ जाए कि भोजन का यहाँ पर डाइजेशन कैसा हुआ होगा। डिफ्यूजन या जो जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। कंसंट्रेशन में, सांद्रता में अंतर, कंसंट्रेशन में अंतर के कारण जो आपका मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। ये हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। हमेशा हायर से कहाँ होता है? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसमें कभी भी आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब एनर्जी का खर्च इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर होता है और ये हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसको भी दो भाग में बांटा जाता है, डिफ्यूजन को भी दो भाग में बांटा जाता है, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें कोई वेक्टर या एजेंट नहीं होता है, किसके लिए? मॉलिक्यूल के जाने के लिए। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें कोई ना कोई एजेंट्स होता है, और समानता वो कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन के में मौजूद जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो उसके क्या होते हैं? वो आप उसके आपका क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो याद रखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों के दोनों जो होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होते हैं। अंतर क्या है? सिंपल डिफ्यूजन में कोई आपका एजेंट नहीं होता है, मॉलिक्यूल खुद ब खुद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करते हैं। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? आपका यहां भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट कराने वाला कोई एजेंट होता है, और वो आपका एटीपी आपके बॉडी से नहीं लेता है, वो अपना जाते आते रहता है और वो आपका क्या करता है? पार कर देता है मॉलिक्यूल को। यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, चूंकि उसमें एजेंट है, कोई ना कोई आपका जो है ना वो मॉलिक्यूल को ले जाने वाला है, तो थोड़ा एक क्विकर होता है, किससे? सिंपल डिफ्यूजन से। और क्विकर क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ले जाने वाला है। तो ऑस्मोसिस जो है आपका, वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताना कि वो एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन है मतलब उसमें भी कोई एजेंट नहीं होता है, लेकिन उसमें और डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में अंतर क्या है? सिंपल डिफ्यूजन जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, गैस हो, सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट हो, किसी भी चीज का हो सकता है।
लेकिन अगर ऑस्मोसिस शब्द का उपयोग किया गया है तो आंख बंद करके आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो बात कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कहा जा रहा है कि सॉल्वेंट मूवमेंट जो मॉलिक्यूल है ना, वो जब मूव करता है अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते, खास करके वाटर के लिए। ऑस्मोसिस शब्द मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, बशर्ते सॉल्वेंट किसके थ्रू मूव करे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार करे। तो दिमाग में यहां पर रखिएगा कि यहां पर दो तीन बात बताए। पहला बात तो ये बताए कि जो भी आपका डाइजेस्टिव फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है और डिफ्यूजन से भी होता है, और किससे होता है? आपका एक्टिव डिफ्यूजन से भी होता है। जो डिफ्यूजन होता है उसको पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का खर्च नहीं होता। जबकि आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपी अपना खर्च होता है, अर्थात वो आपका क्या होता है? खर्च वाला होता है। इसमें हम डिफ्यूजन शुरू किए। डिफ्यूजन में आपको जो है थोड़ा नोट में बता रहे थे कि आपके दिमाग में आ जाए कैसे भोजन का आपका होता होगा ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन जो होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट जो बोल रहे थे वो दो प्रकार का होता है। वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और इसमें कोई एटीपी या एनर्जी का खर्च नहीं होता। ये दिमाग में बैठा लेना है। अगला बात है कि ये दो प्रकार का हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई एजेंट नहीं होता है मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए, लेकिन आपका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है? एजेंट्स होता है। ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें आपका एजेंट के रूप में कौन काम करता है? हमारा जो मेम्ब्रेन होता है सेल का, उसमें जो आपका प्रोटीन्स होते हैं वो आपका एजेंट्स का काम करते हैं, और इसीलिए ये ज्यादा तेजी से होता है किसके तुलना में? सिंपल डिफ्यूजन के तुलना में। आपको इसी में एक बात बता रहे थे कि ऑस्मोसिस भी एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन है। अंतर क्या है? तो ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, मेनली वाटर का बात करेंगे, वाटर के लिए ऑस्मोसिस आया था। और वो मूव करता है किससे? एक बैरियर के थ्रू, एक बैरियर के द्वारा, और उस बैरियर को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको बता रहे थे आप किसके बारे में? डिफ्यूजन के बारे में। थोड़ा सा इसी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड का बात कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड क्या है? ठीक है, वैसा ट्रांसपोर्ट मेथड जिसमें एनर्जी खर्च होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड में अगर आप आओगे तो ये हमेशा याद रखना, इसमें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। ठीक है, और ये थोड़ा ज्यादा तेज होता है किसके तुलना में? सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के तुलना में। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, और जब एनर्जी खर्च हो रहा है तो बलपूर्वक क्या किया जाता है? उसको भेजा जाता है। ध्यान रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और जो आपका डिफ्यूजन था या पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो होता है किसके थ्रू? वो आपका होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं, बल्कि वो होता है ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा था, जबकि वो जो डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है। वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा था, जबकि ये होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के तरफ। मतलब कम जिधर है मॉलिक्यूल्स उधर से ज्यादा की तरफ होता है। ये उल्टा है किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लेकिन इसमें एनर्जी लगता है, और इसमें क्या होते हैं? कोई ना कोई एजेंट्स होते हैं। तो देखो इसमें दो चीज है। फैसिलिटेट में जो आपका डिफ्यूजन था उसमें एजेंट तो थे, लेकिन एनर्जी खर्च नहीं हो रहा था। और ये जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी खर्च हो रहा है, और क्या है? एजेंट्स भी है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, जबकि आपका जो डिफ्यूजन था वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ होता है। मतलब जैसे मान लेते हैं कहीं पर आप अगरबत्ती जला रहे हो, तो अगरबत्ती जहां जल रहा है वहां पर जो सेंट मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है दूसरे जगहों के तुलना में। तो वहां से जो सेंट मॉलिक्यूल मूव किया, ये क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा।
लेकिन आप क्या कर रहे हो, पंखा चला के कहीं पर जो है ना कोई पार्टिकल्स को बलपूर्वक कहीं भेज दे रहे हो, या आप देखते होंगे प्रेशर आप लोग जनरेट करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है कि बलपूर्वक जो है ना कम से ज्यादा की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिएगा, इसमें हमारा जो एब्जॉर्प्शन है उसमें किसका क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में यहां पर बताए थे कि सबसे जो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट आपके जीवन के लिए है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, अमीनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम, ये सब के लिए आपका कौन सा मेथड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड होता है। तो ये आपको कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड के बारे में बताया। अब हम आपको एब्जॉर्ब जो फूड है ना उसके बारे में बताते हैं। एब्जॉर्ब जो फूड है आपका डाइजेस्टेड फूड, उसके बारे में अगर आप देखो तो सबसे पहले हम आपको बताते कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपका भोजन है कंस्टिट्यूएंट्स, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका डाइजेस्ट होता है सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड फॉर्म में, जिसको ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज या मैनोज कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका सबसे अंतिम जो आपका स्थिति आने वाला है, जो अंत में वो बनने वाला है, किस रूप में बदल जाने वाला है, चाहे स्टार्च रहे, चाहे ग्लाइकोजन रहे, चाहे कोई और भी डाइसैकेराइड्स रहे, वो सारा का सारा जो है ना वो किस में बदलेगा, वो ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लैक्टोज में बदलेगा, फ्रुक्टोज में बदलेगा और मैनोज में बदलेगा। यहाँ पर जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इंटेस्टिनल एपिथेलियम जो होता है उसके थ्रू लेकर वो आपका भेज दिया जाता है किसमें, ब्लड में। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। चार अभी बताया ना, चार तरह का सिंपल मोनोसैकेराइड बन सकता है, कोई भी आपका टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लैक्टोज, तीसरा फ्रुक्टोज, चौथा मैनोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है भिलाई के द्वारा या भिलाई के एपिथेलियम के द्वारा। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज और जो मैनोज है ये आपका ब्लड में एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टिनल एपिथेलियम के द्वारा और ये होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन के द्वारा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन आपको बताए थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा, अर्थात इनका एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं होता, जबकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन जो है ना वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से करना चाहता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट था वो कितना फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ आपका डाइजेशन के बाद, चार फॉर्म में। कौन कौन, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो था वो आपका किस रूप में एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से। जबकि फ्रुक्टोज और मैनोज जो है ना वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, उसमें एटीपी खर्च नहीं होता। अगला है फेट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या होने वाला है, ये जो आपका प्रोटीन है वो आपका, हम आपको बताए थे कल भी कि आपका अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपका प्रोटीन होगा वो प्रोटीन किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आपके बॉडी का जो भी निकला था डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स, वो भी आपका टूटेगा डाइजेशन करने में। जैसे आप किसी चीज को बर्बाद करना अगर चाह रहे हो, उसको अगर आप डिजनरेट करना चाह रहे हो तो खुद भी कुछ नुकसान होता है। यहाँ भी यही होता है कि आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो अमीनो एसिड होता है उसमें करीब 50% अमीनो एसिड वो कहाँ से आता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के टूटने से आता है। और इवन हमारा गट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका एपिथेलियल सेल्स है उसके टूटने से आता है, उनका भी डाइजेशन यहाँ हो जाता है और वो अमीनो एसिड के रूप में बदल जाते हैं। अमीनो एसिड जो है वो आपका ब्लड में एब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से। तो ध्यान रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से किसका किसका हुआ बाबू, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से पहला हुआ ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का, ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का कार्बोहाइड्रेट में। और प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है उसका भी जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होगा।
एकदम ध्यान में रखिएगा। और उस सब का जो है ना वही भिलाई का एपिथेलियम से या एपिथेलियल जो भी होगा जहां भी होगा उससे होगा। अगला है फेट ऑफ फैट्स। फेट मतलब भविष्य होता है, ठीक है ना, क्या होने वाला है उसका भविष्य। जो फैट है ना वो जब टूटेगा तो किस रूप में टूटेगा भैया, तो पीछे बताए थे कि फैटी एसिड के रूप में टूटता है, ग्लिसरॉल के रूप में टूटता है, मोनोग्लिसराइड के रूप में टूटता है। ये जो फैटी एसिड्स है या आपका ग्लिसरॉल है या मोनोग्लिसराइड है, उसी रूप में अब आपके अति में जाने वाला है। किस में जाने वाला है, ब्लड के रूप में ब्लड में जाने वाला है। तो कैसे जाएगा, क्या होगा, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है किसके तुलना में, वो आपका कार्बोहाइड्रेट के तुलना में और प्रोटीन के तुलना में। अधिकांश जो डाइजेस्टेड फैट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लिम्फ में। आपको बताया था कि आपके बॉडी में ब्लड और लिम्फ दोनों होते हैं। लिम्फ जो होता है ना वो आपका क्या करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट मेनली लिम्फ से ही होता है। और तो जो आपका फैट में डिजॉल्व होने वाले विटामिन हैं, एडिक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये 4 जो विटामिन हैं वो भी आपके मेनली आपका फैट के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो भी लिम्फ में ही जाते हैं। ब्लड में भी जाता है लेकिन अधिकांश जो आपका होता है फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ जाता है, आपका लिम्फ में जाता है, ठीक है। और किस रूप में जाता है, वो मिसल्स के रूप में जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मिसल्स क्या है, तो थोड़ा सा मिसल्स के बारे में हम देख लें। मिसल्स जो होता है वो आपका स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स होता है जो काफी आपका माइक्रोमीटर में पाया जाता है। और इसमें आपका फैटी एसिड्स होता है, मोनोग्लिसराइड्स होता है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण इंटेस्टिनल ल्यूमेन में होता है। और ये होता है किसके मदद से, तो इंटेस्टिनल ल्यूमेन में ये होता है आपका इसके मदद से, वो होता है बाइल साल्ट्स के मदद से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मिसल्स जो है, अब उस पर बात हम करें, मिसल्स को आगे बढ़ाते हैं तो एक फिगर से पहले समझाते हैं कि ये मिसल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था, ठीक है। तो जरा सा मिसल्स पे आ जाते हैं, मिसल्स के फिगर में आ जाते हैं। ये देखो, ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन का भिलाई था, ये जो निकला हुआ था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। हाँ, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे थे भिलाई, इसी पर आपका माइक्रो भिलाई है। ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन है जिसमें आपका क्या बनाया गया है, मिसल्स बनाया गया है। छोटे छोटे जो ना पार्टिकल्स हैं जिसमें आपका फैटी एसिड्स है, जिसमें आपका क्या है और भी फैट्स के जो मोनोग्लिसराइड्स हैं वो है, इवन आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो सब इसी में हैं। किसमें, वो ग्लोब्यूल्स में। और वो जो ग्लोब्यूल्स है जिसको हम क्या बोले थे, मिसल्स बोले थे छोटे छोटे, इसको जो है ना वो आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसका एपिथेलियम या बाकी जगहों का जो एपिथेलियम है वो एब्जॉर्ब करेगा। उसमें वो जब एब्जॉर्ब होगा, फैट एसिड के बाद जो बना वो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर किस में चला जाएगा, एपिथेलियल सेल्स में चला जाएगा। एपिथेलियल सेल्स में जब चला गया तो यहाँ पर जो है ना कुछ बात होने वाला है। वो बात क्या होने वाला है, पहला तो कि फैटी एसिड जो है वो आपका ट्राइग्लिसराइड में बदल दिया जाएगा। कहाँ, एपिथेलियल सेल्स के अंदर में उसको लेकर बदल दिया जाता है। किसके मदद से, गोल्जी बॉडी के मदद से और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मदद से। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करेगा, वो जो फैटी एसिड्स आया है एब्जॉर्ब होकर उसको ट्राइग्लिसराइड में बदल देगा और उसको दे देगा किसको, आपके गोल्जी बॉडी को। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी सेल्स के बारे में आइडिया रखते होंगे तो ये जानते होंगे कि आपका जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। हाँ, वो क्या होता है, वो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। तो ये जो काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है कि फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड
और जो आपका वो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, उन सब का जो कन्वर्सन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, वो होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। SER जो होता है वो क्या करेगा, फैटी एसिड्स को ट्राइग्लिसराइड में या और जो कन्वर्सन है वो सबको करेगा यहाँ पर। अब फैटी एसिड्स जो है ना वो प्रोटीन के साथ कन्वर्ट कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता है और एक रचना बनाया जाता है जिसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन का निर्माण कौन किया, गोल्जी एपरेटस किया। तो यहाँ पर देखो दो सेल ऑर्गेनेल्स शामिल हैं, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली कौन, एसीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा कौन है शामिल, गोल्जी बॉडी। किसको बनाने में, मिसेल्स को कन्वर्ट करने में काइलोमाइक्रोन के रूप में। अब काइलोमाइक्रोन क्या है भाई, तो काइलोमाइक्रोन रियली में वेस्किल होता है, मतलब एक क्या बोले आपको, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है ना आपका काइलोमाइक्रोन पाया जाता है। काइलोमाइक्रोन वो आपका जो है प्रोटीन के साथ जोड़कर बनाया जाता है। किसको बाबू, तो फैटी जो आपके ग्लोब्यूल्स थे, फैट के जो आपके ट्राइग्लिसराइड थे या मोनोग्लिसराइड थे या फिर आपका क्या था, फैट डिजॉल्व जो आपका विटामिन थे, उन सबको मिलाकर क्या किया जाता है, प्रोटीन के साथ जोड़कर काइलोमाइक्रोन बनाया जाता है। काइलोमाइक्रोन को वेसिकल के अंदर डालकर अंदर भेज देता है कौन, आपका गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। अब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, किसका, ये जो आपका एपिथेलियम था, सरफेस एपिथेलियम जो था उसको क्रॉस किया, उसके सेल को, और चला गया किसमें, तो अंदर चला गया आपके एक पतला सा ट्यूब में, और उस ट्यूब का नाम है लिम्फ वेसल। उसी को हम लैक्टियल भी कहते हैं। लैक्टियल मतलब माइन्यूट लिम्फ वेसल या लिम्फ कैपिलरी हो जाएगा। उसमें जब जाता है तो लिम्फ जो है ना उसको लेकर घूमने चल देता है, किस रूप में, काइलोमाइक्रोन के रूप में। तो काइलोमाइक्रोन बनाया कौन, गोल्जी एपरेटस। किसको मिलाकर, तो फैट का जो था आपका मटेरियल उसको जोड़कर किसके साथ, प्रोटीन के साथ, ताकि वो क्रॉस हो सके, आराम से मेम्ब्रेन को पार हो सके, और वेसिकल में उसको भर के भेज देता है अंदर की तरफ। अंदर वाले आपका सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके वो चला जाता है किसमें, लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरी में। कैपिलरी में जाने के बाद जिसको हम लोग लैक्टियल कहते हैं, वो चला जाता है, सब कैपिलरीज आपका मिलता है, सब सेल से ऐसे निकल के, और वो अंततः चला जाता है किसमें बाबू, वो बड़ा कैपिलरी में, या सॉरी बड़ा वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स में, जिसको हम लोग लिम्फ वेसल कहते या लिम्फ वेन कहते। अब वो जो लिम्फ वेसल है वो आपका मिसेल्स को किस रूप में लेके चल दिया है, काइलोमाइक्रोन के रूप में चल दिया है। तो ये आपको कुछ हम बता रहे थे। अब देखिए वहां पर जो बताए हैं फिगर में, उसी को यहाँ पर लिखे हैं। जो इंटेस्टिनल एपिथेलियम था वो आपका मिसेल्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, काइलोमाइक्रोन में। कैसे कन्वर्जन हुआ वहां पर हम आपको बताए थे। कन्वर्सन आपका दो की मदद से हुआ। पहला तो हुआ इसके मदद से, किसके मदद से बाबू, तो पहला हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था उसके मदद से, हाँ वो कन्वर्ट किया, और वो कन्वर्ट करके दे दिया किसको, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी जो है ना उसको काइलोमाइक्रोन बना दिया, वेसल्स में पैक किया और भेज दिया कहाँ, कि अंदर की तरफ जाओ, लैक्टियल में चले जाओ आप। तो मिसेल्स के रूप में बदल के मिसेल्स को काइलोमाइक्रोन के रूप में बदल के भेज दिया। अब आपका लैक्टियल जो है ना वो लेके चला जाएगा। अब देखो ये प्रोसेस क्या कराएगा, एक्सोसाइटोसिस। आपको देख रहे हैं उसको वेसिकल्स में बंद किए हुए था, वेसिकल्स में बंद किए हुए था, और आपका उसको सेल से बाहर निकालता है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी अमीबा का याद हो या 9th का क्लास का याद हो, 10th में भी पढ़ना था आपको, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। किसी मॉलिक्यूल्स को आपका समूह के रूप में अंदर लिया जाना, सॉलिड रूप में अंदर लिया जाना, वो कहलाता है इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर। और सेल से कोई सॉलिड मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकाला जाना,
उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पर जो काइलोमाइक्रोन मूव करेगा एपिथेलियल सेल से, वो कुछ रूप में मूव करेगा, वो आपका मूव करेगा एक वेसिकल्स में बंद रचना के रूप में, और इसलिए इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। किसी को भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आराम से जरूर पूछ लीजिएगा इसको, आपके पास नंबर है, यूट्यूब भी है, सब कुछ है, देख लीजिएगा। अगला बात करते हैं काइलोमाइक्रॉन्स का। काइलोमाइक्रॉन है क्या? फैट ग्लोब्यूल्स है जिसका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो गया, प्रोटीन के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा मिसल से बड़ा था। ये जो है कहाँ बना है? सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियम बना है। वहां पर हम आपको पीछे दिखा दिए थे कि ये बनाया किसके द्वारा गया था? गोल्जी एपरेटस के द्वारा बनाया गया था। इसमें होता क्या क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लस इसमें से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका काइलोमाइक्रोन का बात हो गया, क्लियर है। फिगर में आपको हम दिखा दिए थे, फिगर में आपको हम फिर से एक बार हम री कर दे रहे हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए। यही फिगर है। क्या हुआ? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन पाइल के मदद से क्या हुआ? आपका छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको तोड़ देगा। किस रूप में? फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, और किस रूप में? ग्लिसरॉल के रूप में, प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन तो डाइजेस्ट होगा नहीं, वो सब के सब जो है ना एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन से। किस फॉर्म में? मिसल्स के फॉर्म में। मिसल्स का निर्माण कहाँ हुआ था? आपका इंटेस्टाइन में हुआ था। हाँ, किसके मदद से? तो उसमें कई एंजाइम से जो डाइजेशन किए और उनको आपको ग्लोब्यूल्स के रूप में बदलने में मदद कौन किया? तो आपका बाइल किया। अब वो अंदर एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्ब होने के बाद आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी की मदद से वो बदल जाते हैं किस रूप में? तो बदल जाते हैं आपके मिसल्स जो है ना काइलोमाइक्रोन के रूप में बदल जाते हैं, और वेसिकल के रूप में भेजकर उसको क्या किया जाता है? एक्सोसाइटोसिस करवा दिया जाता है। अब जो है ना वो आपका काइलोमाइक्रोन कहाँ चला गया? लिम्फ वेसल्स में चला गया। सबसे जो माइन्यूट होता है जिसको लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं उसमें चला गया। इसको लैक्टियल भी कहते हैं। और उसको लिम्फ लेकर आपका चल दिया आगे, और अंततः आपको फिर से जाकर ब्लड में डाल देगा, ब्लड में ही पहुंचा देगा। इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी बात को यहाँ लिखे थे। अब हम जो है ना इसका बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करें तो फिर हमारा बात जो है ना वो आता है काइलोमाइक्रोन के बाद कि ये जो काइलोमाइक्रोन है वो आपका क्या उसका स्थिति था। यहाँ पर लिखे हैं कि शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स और फॉस्फोलिपिड था वो आपका ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। किसके थ्रू? इंटेस्टिनल एपिथेलियम के थ्रू ब्लड कैपिलरी में होगा। हम यहाँ पर आपको क्या बोल रहे भैया कि जो आपका फैटी एसिड्स था बड़ा, हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में वगैरह, तो वो सब जो है एब्जॉर्ब हुआ था मिसल्स के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, ये सब का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड कैपिलरी में जाएंगे, वो आपका यहाँ नहीं भेजे जाएंगे, लैक्टियल में नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है और मिनरल्स हैं वो भी आपके ब्लड में जाएंगे, और किसके थ्रू? इंटेस्टिनल एपिथेलियम के थ्रू जाएंगे, और वो भी वहां ब्लड कैपिलरी में चले जाएंगे। नेक्स्ट जो बात कर रहे थे, सोडियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये सब भी जो है ना वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड के द्वारा ही क्या होंगे? एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन का बात बता रहे थे। एब्जॉर्प्शन अपना देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल मेनली जाता है किसके थ्रू? काइलोमाइक्रोन के थ्रू। बाकी जो छोटे फैटी एसिड्स हैं या फॉस्फोलिपिड्स हैं वो आपका डायरेक्ट चले जाते हैं किसमें? ब्लड में। ये सब आपको यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, वो भी ब्लड में डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होंगे वो पहले कहाँ जाएंगे? लिम्फ में जाएंगे, और लिम्फ तब जाकर उनको ब्लड में डाल देगा। अंततः सब ब्लड में ही जाने वाले हैं, लेकिन ये लिम्फ के द्वारा ब्लड में जाएगा, डायरेक्ट नहीं गया था काइलोमाइक्रोन के रूप में। अब है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है ना लास्ट पॉइंट है आपका डाइजेशन के इंपॉर्टेंट भाग में से। ऐसे चौथा भाग इसको बोलते हैं हम लोग, चौथा फोर्थ स्टेप बोलते हैं। जो फिफ्थ स्टेप है उसका नाम था ईजेशन, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। तो ये जो फोर्थ पार्ट है जिसका नाम है एसिमिलेशन, इसको समझना। इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड आपका फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बॉडी के द्वारा आपके अपने जो है ना अवयव के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में बदल दिए जाते हैं। ठीक है।
तो एसिमिलेशन का बात करते हैं। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन जो होता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस है। सेल के अंदर, हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो हम लोग एब्जॉर्ब किए थे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, उनका हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर देना, ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। ये लाया कौन था वहां तक? सर्कुलेटिंग ब्लड लाया था। लिम्फ जो है ना सेल तक नहीं ले जाता है, ध्यान रखिएगा। लिम्फ अंततः सारे मटेरियल्स को डाल देता है किसमें? ब्लड में ही, और ब्लड ही सेल्स तक ले जाता है, लिम्फ सेल तक नहीं ले जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे थे कि सेल के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स जो है जिसका यूटिलाइजेशन होता है वो दो रूप में हो सकता है। पहला तो हो सकता है कि उससे एनर्जी के रूप में यूज हो। हाँ, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहाँ से आ रहा होगा? तो जो न्यूट्रिएंट्स हम खाए होंगे वो आपका एनर्जी दे रहा होगा, सेल्स के अंदर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और दूसरा क्या करता है सेल? उसको सिंथेसिस करता है प्रोटोप्लाज्म उससे, ठीक है। जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स है उससे क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करता है। अब प्रोटोप्लाज्म जो है वो जैसे ही बढ़ेगा किसी सेल में, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा जैसे ही बढ़ेगी, अब सेल क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करना चाहता है, क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं हट पा रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म की मात्रा कब बढ़ेगी? जब आप न्यूट्रिएंट्स लोगे। इसलिए कहा जाता है कि जो आदमी कम खाता है उसके बॉडी का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि न्यूट्रिएंट सेल में कम पहुंचेंगे और उसी में से उसको क्या करना है? एनर्जी के रूप में यूज करना है, और उसको क्या करना है? उसी से प्रोटोप्लाज्म बनाना है। तो अगर एनर्जी के रूप में ज्यादा यूज करेगा तो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म कम बनेगा। इसलिए छोटे बच्चों को देखना, वैसे छोटे बच्चे जो ज्यादा उछलते कूदते हैं, जो ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनका शरीर जो है ना पतला दुबला होता है। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि उनका जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो मेनली यूज हो रहा है कोची में बाबू? एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण उनमें कम होगा, और जब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण कम होगा तो सेल डिवीजन कम होगा और उनका बॉडी जो है वो आपका ग्रोथ कम होगा या रिपेयर कम आपका उनमें कम होगा। इसलिए वैसे बच्चे जो होते हैं ना वो पतले दुबले होते हैं। तो जो बच्चा आपका छोटा बच्चा होता है ना उसको क्या करना चाहिए? कोशिश क्या करना चाहिए कि उसको हम समय समय पर भोजन देते रहें। जैसे मतलब हर जो है ना कुछ समय के बाद उसको भोजन दें, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक चाहिए, और इसलिए अधिक चाहिए कि वो उसमें आपका ग्रोथ भी तेजी से करना है और एनर्जी भी उसको खूब चाहिए, क्योंकि वो उछल कूद रहा था। इसलिए छोटे बच्चों को पौष्टिक भोजन ज्यादा देना चाहिए, नहीं तो उनका शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अगला है जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट था, और वही उसी में कोई बच्चा अगर छोटा है और क्या कर रहा है? खा रहा है और पड़ा हुआ है, सुस्त है, तो उसका बॉडी क्या होता है? पूरा आपका हेल्दी होता जाता है और उसका विकास भी लगता है कि खूब होता है और वो मोटा ताजा हो जाता है। अगला बात जो हम कर रहे थे कि जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज था, ग्लैक्टोज था, मैनोज था, फ्रुक्टोज था, याद होगा? जिसमें बताया भी थे कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, जबकि मैनोज और फ्रुक्टोज का जो है उसका एब्जॉर्प्शन किससे हुआ था? उसका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट आपका डिफ्यूजन से हुआ था। ये सब चारों के चारों कहां जाते हैं? लीवर में जाते हैं। किसके द्वारा? हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो आपका एक तरह का वेन है जो निकलता है कहां से बाबू? जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और जाता है लीवर में। तो फिर से बोल दे रहे हैं कि जो भी आपका एब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट था डाइजेशन के बाद, जिसमें चार प्रमुख हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और कौन है बाबू? तो मैनोज और फ्रुक्टोज, ये चारों के चारों हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड के द्वारा कहां ले जाए जाएंगे? सीधे लीवर में पहुंचा दिए जाएंगे। अब लीवर इनका क्या करने वाला है? लीवर अपने सेल्स को दे देता है, हिपैटिक सेल्स को, और हिपैटिक सेल्स जो है वो आपका ग्लूकोज के छोड़कर बाकी जो तीन कंपोनेंट्स है, तीन आपका कंस्टिट्यूएंट्स है जिसका नाम था ग्लैक्टोज, मैनोज और फ्रुक्टोज, उन तीनों को भी कन्वर्ट कर देता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो ये कन्वर्सन हो कहां रहा था?
भोजन के डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन जब हो गया था तो ये सारा का सारा कन्वर्सन आपके लीवर में हो रहा था, लीवर सेल्स के द्वारा। तो अब आपका जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाए थे, चाहे स्टार्च के रूप में चाहे आपका ग्लाइकोजन के रूप में, वो सारा का सारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके लीवर में जाकर, किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज जो है ना, उनका क्या करने वाला है? तो ग्लूकोज जो है वो अब उनका सबसे पहला काम तो ये करने वाला है कि ग्लाइकोजन के रूप में बदल देगा, जिसको हम लोग बताए थे आपको पीछे, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं, और उसको स्टोर कर लेगा अपने में, ताकि ब्लड में अगर कभी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो उसको ये नॉर्मल बना सके। तो फिर से हम यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि जैसे ही सारा का सारा एब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, किस रूप में? ग्लैक्टोज के रूप में, किस रूप में? मैनोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में लीवर में पहुंचता है। तो जो भी आपका ग्लैक्टोज था, मैनोज था, फ्रुक्टोज था, उन तीनों को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के रूप में। तो अब केवल कार्बोहाइड्रेट का अंतिम प्रोडक्ट क्या बचा? ग्लूकोज बचा। अब इस ग्लूकोज को जो है ना, वो आपका क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजिनेसिस के द्वारा, और फिर उसको अपने यूज के लिए स्टोर कर लिया, और ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए। और जो ज्यादा उसके बाद भी ग्लूकोज बचा उसको हिपैटिक वेन में डाल देता है। हिपैटिक पोर्टल वेन से गया था लीवर में, और लीवर से निकलेगा बचा हुआ ग्लूकोज, वो किस रूप में? हिपैटिक वेन ब्लड में। हिपैटिक पोर्टल वेन लेके आया था कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर में, लेकिन लीवर से जब बाहर निकलेगा ग्लूकोज तो निकलेगा किसमें? हिपैटिक वेन ब्लड में। अब सर्कुलेटिंग ब्लड जो है इस ग्लूकोज को, जो निकला कहां से था? लीवर से आया था, निकला है ब्लड में, वो अंततः आपके बॉडी सेल्स तक ले जाता है, जहां पर ग्लूकोज का यूज एनर्जी के लिए और ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, मतलब जो और जो आपका मटेरियल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके निर्माण के लिए होता है। जो आपका सरप्लस, इसके बाद भी ये सब घटना घटने के बाद भी जो आपका ग्लूकोज बच गया, मतलब आपका एनर्जी के रूप में यूज हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनने में यूज हुआ, उसके बावजूद जो बच गया ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल्स में, वो वापस लौटा दिया जाता है लीवर के रूप। लीवर इसको क्या करता है? फैटी एसिड में बदल देता है। इसलिए कोई अगर ये समझता है कि केवल फैट को खाने से जो है ना लीवर में फैटी हो जाता है लीवर, तो गलत है कंसेप्ट। लीवर फैटी होने का कई कारण हैं। एक तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से भी लीवर फैटी हो सकता है, इसलिए भोजन उतना ही कीजिए जितना आपको जरूरत है। ये ना कि भोजन सामने देखे और दुश्मन समझ के टूट बैठे हैं और आपसे पचे नहीं, उतना काम कर नहीं सके, तो फिर आपके लिए जहर का काम करेगा वो भोजन। अगला बात करते कि जो अब आते हैं प्रोटीन में क्या होने वाला है। ये तो आपको बता कि कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्टेड, उसका क्या हुआ? सब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हुआ, कुछ ग्लाइकोजन के रूप में जो है ना स्टोर कर दिया गया लीवर में, कुछ आपका जो है ना मसल सेल्स है वहां पर आपका क्या होगा? स्टोर कर दिया जाएगा, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। बाकी जो बचा वो भेज दिया गया कहां? बॉडी के सेल्स में, हिपैटिक वेन के द्वारा, ब्लड के द्वारा, वेन ब्लड के द्वारा। और वहां पर जाने पर अब उसका दो फेज होने वाला है, एक तो एनर्जी के रूप में यूज होगा, और दूसरा जो आपका आवश्यक मॉलिक्यूल्स है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड उसके रूप में बनाया जाएगा, ताकि सेल डिवीजन जो नया सेल आगे बनाना है उसमें क्या हो सके? यूज किया जा सके। और जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा वो फिर आपको लीवर को भेज दिया जाएगा, और लीवर उसको फैटी एसिड्स में बदलकर स्टोर करेगा या बदल दिया देके आपका ब्लड में डाल देगा। तो ये आपको हम बता रहे थे कि जो एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या फेट होने वाला है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना प्रोटीन पर आते हैं कि प्रोटीन जो एब्जॉर्ब हुआ था उसका क्या होने वाला है। जो एब्जॉर्ब प्रोटीन है, तो प्रोटीन एब्जॉर्ब किस रूप में हुआ होगा? अमीनो एसिड के रूप में हुआ होगा।
या होता है, वो लीवर में जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू ही, वैसे ये भी जाएगा वहीं। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है ना, वो अंततः सबसे पहले वहां जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या करता है, अमीनो एसिड्स को, उसको हिपैटिक वेन में जो है ना आपको छोड़ देता है, जिससे आपको इसमें कोई खास काम नहीं करेगा। वो लीवर जो है मेन आपका काम किसमें किया, कार्बोहाइड्रेट वाले में किया है, कार्बोहाइड्रेट में समस्या में जो है ना उसमें वो लग गया था। लेकिन बाकी जो प्रोटीन है जो आपका आया है किस रूप में, अमीनो एसिड के रूप में आया है, उसको डायरेक्ट डाल देगा हिपैटिक वेन में, और हिपैटिक वेन जो है ना उसको ले जाएगा बॉडी सेल तक अल्टीमेटली। अब बॉडी सेल्स जो है वहां पर अमीनो एसिड जो है ना वो यूटिलाइज होगा कोची के लिए, तो बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाने के लिए, जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, बॉडी का प्रोटीन कहते हैं, उनको बनाने में यूज होगा। और जो सरप्लस अमीनो एसिड्स होगा वो वापस आपका कहां ले आया जाएगा, लीवर में लाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सेल्स है उसको अमीनो एसिड कहां से मिला, ब्लड से मिला, और वो अमीनो एसिड कहां से आया था, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर में पहले गया था हिपैटिक पोर्टल वेन से, और वहां से लीवर क्या करता है, हिपैटिक वेन से उसको बॉडी के सेल्स के पास भेज देता है। अब ये जो आपका बॉडी सेल्स था वो क्या किया, उससे अपना आवश्यक जो भी प्रोटीन है उसको बना लिया, जो चाहिए उसको, जैसे क्रिएटिन बना सकता है, जैसे हो सकता है कि वो जो है ना आपका कोई एंजाइम्स बना ले, हो सकता है कि वो आपका मेम्ब्रेन वगैरह कुछ बनाने के लिए प्रोटीन बनाए, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाएगा, जो भी बनाना है वो बना लेगा। उसके बाद अगर अमीनो एसिड का उसको यूज नहीं है तो क्या करेगा, वो ब्लड में नहीं लेगा, बल्कि ब्लड में उसी तरह से छोड़ देगा, वो वापस घूम के फिर कहाँ आएगा, लीवर पर आएगा। लीवर में जब आएगा तब लीवर उसको ग्लूकोज के रूप में बदल देगा, किसको, अमीनो एसिड्स को। और इस प्रोसेस को अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो आपको बताए थे, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस, जब हम लोग इंसुलिन वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पर कुछ प्रोसेस आपको बताए थे, ग्लूकोनियोजिनेसिस बताए थे, ग्लाइकोलाइसिस बताए थे, ग्लाइकोजेनेसिस बताए थे, तो ये सब आप वहां पर पढ़े थे हम लोग। तो ग्लूकोनियोजिनेसिस जो है वो आपका यहाँ पर हुआ कहां पर, लीवर में, जिसमें क्या किया गया कि जो सरप्लस अमीनो एसिड था, मतलब वैसा अमीनो एसिड जो हमारे आवश्यकता से ज्यादा हो सेल के, उसको वो बदल दिया किसमें बाबू, ग्लूकोज के रूप में। हाँ, अब इसी के समय, चूंकि अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, जबकि ग्लूकोज में आप शायद जानते होंगे ग्लूकोज में अमीनो ग्रुप नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें क्या करता है, अमीनो ग्रुप को लीवर हटाता है, और इस घटना को कहते हैं डीएमीनेशन। डीएमीनेशन, ध्यान रखिएगा, डीएमीनेशन। तो डीएमीनेशन कब होगा, जब आपके पास सरप्लस अमीनो एसिड होगा। अब डीएमीनेशन के कारण जो अमीनो ग्रुप निकला, इसी अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अब ग्लूकोज में, है ना। जो आपका अमीनो एसिड था एक्स्ट्रा, उसको लीवर किसमें कन्वर्ट कर दिया बाबू, तो उसको कन्वर्ट कर दिया आपके ग्लूकोज के रूप में। लेकिन जो अमीनो ग्रुप निकाला था उसमें से, अमीनो एसिड में थे, उसको अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़कर, एटीपी के साथ मिलाकर यूरिया साइकिल पीछे आपको बताए थे, उस यूरिया साइकिल के रूप में आपको क्या करेगा, बदल देगा, यूरिया में बदल देगा यूरिया साइकिल के द्वारा। तो ये आपको प्रोसेस पूरा कंप्लीट एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, आपको दिमाग में आना चाहिए। अब जो डाइजेस्टेड फैट जो एब्जॉर्ब हुआ था आपका काइलोमाइक्रोन के रूप में, उसका बात करते हैं। ये तो सबसे पहले कहा गया था, लिम्फ में गया था, लिम्फ से जो है ना वो अंततः कहां चला जाएगा, ब्लड में। आपको बताए थे कि जितने आपके पूरे बॉडी में जहां भी लिम्फ है आपका, और लिम्फ के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि लिम्फ जो है ना वो आपका एक तरह का ब्लड है। सिर्फ ब्लड और लिम्फ में इतना ही अंतर है कि ब्लड में आरबीसी होता है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है। तो आपके जितने टिश्यू हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, सब जगह से लिम्फ निकलता है लैक्टियल के रूप में, हाँ, लिम्फ कैपिलरी के रूप में, जो मिलकर बड़ा लिम्फ वेसल बनाता है, और उस लिम्फ वेसल्स के द्वारा वो अंततः आ जाता है आपके कंधे के पास, ये
यहाँ पर, और आकर आपके क्या होता है, वेन में ब्लड में गिर जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो सोच लो, फिर से बोल रहे हैं, जहां से भी निकलो, तो ये लिंफ कहां से आ रहा था, ये लिंफ आपके इंटेस्टाइन के पास से आ रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से आ रहा था, और ये क्या लेके आ रहा है, एब्जॉर्ब फैट लेके आ रहा है। वो आया और क्या हुआ, आपके कंधे के पास आकर किसमें मिल गया, वेन में मिल गया। तो जो आपका काइलोमाइक्रोन अभी तक लिम्फ में था, अब वो किस में चला जाएगा बाबू, अब वो ब्लड में चला गया। अब ब्लड जो है इस काइलोमाइक्रोन को लेता है और इसको लेकर आगे बढ़ जाता है। अब इसको लेकर वो कहां चल दिया, फॉस्फोलिपिड के रूप में चल दिया लेकर, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड के रूप में लेके चल गया, और इसको सीधे जो है ना आपका ब्लड में जाकर डाल देगा इंटेस्टिनल एपिथेलियम। सॉरी, ये तो हम आपको पीछे बताए थे, उस बात को यहाँ पर फिर से जोड़ना चाहेंगे। काइलोमाइक्रोन जो है ना वो लिम्फ में गया और उसको लेकर लिम्फ कहाँ डाला, ब्लड में डाला। लेकिन पीछे बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड था या शॉर्ट चेन फैटी एसिड था वो डायरेक्ट ब्लड में चला गया था इंटेस्टिनल एपिथेलियम के द्वारा ही। तो ये तो डायरेक्ट आपका चला जाएगा कहाँ, लीवर में। लेकिन ये जो काइलोमाइक्रोन है वो अब ब्लड के द्वारा जो है ना हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना फॉस्फोलिपिड और ये सब के सब आपके लीवर में अब पहुंच गए, घूम फिर के सब ब्लड के द्वारा। लीवर अब इनका क्या करने वाला है, सो बात हमको देखना है। लीवर के अंदर जैसे ही जाता है तो काइलोमाइक्रोन में जो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है उसको सबसे पहले वो हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, किस रूप में, फैटी एसिड्स के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में। लीवर सबको देखो, लीवर का कितना काम है, जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, डाइजेशन हुआ है, डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है, सब के सब ऑर्गन नॉर्मल हो गए, लेकिन लीवर बेचारा जो है वहां बाइल भी दिया था और उसके बाद फिर से देखो काम में लग गया। क्या कर रहा है कि जो एब्जॉर्ब फूड आया है उसको कहां भेजना है, उसको क्या करना है। मतलब ऐसे समझो, आप कहते हो ना किसान जो है अगर पुरुष हो तो जनरली करते क्या है, हम लोग खेतों में जो है ना अभी फसल लगाए होंगे, फसल को काटेंगे, काटने के बाद उसमें से दाना निकालेंगे, दाना निकालने के बाद भूसा और दाना कहाँ रखाएगा वो हम लोग देखते हैं। वो जो भूसा है वो आपका जो है ना वो अलग रख देते हैं जानवर को यूज करने के लिए या कुछ और चीज में यूज करते हैं। लेकिन जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स है, उसको उठाकर हम कहाँ ला के रखते हैं, घर में दे देते हैं। और घर में देते हैं तो घर की जो माताएं हैं अब वो एक काम कर रही हैं। तो इसलिए किसी भी घर में जो माताएं होती है ना वो काफी बिजी होती है, काफी काम करती हैं, क्योंकि उनको कई तरह का काम करना पड़ता है और कुछ हद तक यही काम आपके बॉडी में लीवर करता है। वो आपका घर के मालिक का नहीं बल्कि मलकिनी का काम करता है। मतलब पूरे के पूरे आपके घर को क्या करता है, वो आपको कहां पर क्या रखना है, कौन सा अनाज किस घर में होगा, कौन सा जो एब्जॉर्ब फूड है वो कहां जाएगा, क्या बनाना है उसका, ये पूरा का पूरा आइडिया किसके पास है, लीवर के पास है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर जो है ना हेपेटिक सेल्स जो है उसको सबसे पहले जो आपका था ट्राइग्लिसराइड्स जिसको फैट बोल रहे हैं हम, उसको तोड़ देगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में, जैसा कि डाइजेशन में हुआ था। और इसको अंततः जो है ना फैटी एसिड्स को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL में बदल देगा। VLDL जो है वो फैटी एसिड्स का रूप है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होता है, ठीक है। तो VLDL क्या है, कोई पूछे तो आराम से बता देना। VLDL जो है वो आपका क्या है, फैटी एसिड्स का एक रूप है जिसमें आपका लिपोप्रोटीन होता है लो डेंसिटी में, काफी कम सांद्रता में होता है। इसमें क्या बता रहे हैं कि VLDL में क्या क्या चीज होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स होता है। अगला पॉइंट जो बता रहे हैं कि जो लीवर सेल्स है जिसको हेपेटिक सेल बोल रहे थे, वो इस VLDL को अब क्या करेगा, आपके सर्कुलेटिंग ब्लड में भेज देगा। सर्कुलेटिंग ब्लड जो है इसको लेकर जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपको लेकर घूमेगा और इसी के थ्रू अंततः ये आपका जहां ले जाना है वहां ले जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा
ये बात को जरा सा समझ लीजिए कि डायरेक्ट अब ब्लड वेसल से ये बाहर नहीं निकलेगा VLDL, बल्कि उसके लिए ब्लड कैपिलरी जो है उसके जो अंदर के सेल्स होते हैं वो आपका विशेष जो है ना आपका एक एंजाइम को रिलीज करता है जो आपका ब्लड वेसल से किसको, ये जो आपका VLDL के रूप में जो आपका चला था यहाँ से लीवर से, वो आपका सेल तक या टिश्यू तक जा सके। तो सेल से या टिश्यू तक जाने में के लिए आपको इसको निकलना पड़ेगा किसमें से, ब्लड कैपिलरी में से। और ब्लड कैपिलरी में से निकल सके इसके लिए ब्लड कैपिलरी का जो अंदर का लेयर होता है एपिथेलियल सेल्स जिसको कहते हैं, वो लाइपेज का सिक्रीशन करता है। लाइपेज जो है वो क्या करता है, VLDL जो है उसके ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है फिर से फैटी एसिड्स के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में। अब ये जो ग्लिसरॉल और आपका फैटी एसिड बना, अब ये पास हो पाएगा किसको, कैपिलरीज को, और कैपिलरी से पास होकर कहां चला जाएगा, आपके बॉडी के सेल्स में चला जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, फिर से हम बोल देंगे इसको एक बार, लेकिन अभी पहले इसको पूरा कर दें। अब जो ट्राइग्लिसराइड जो टूटा था, बना था टूटने के बाद बनाया था, सॉरी, ट्राइग्लिसराइड जो टूटा था आपके सेल्स के पास, किसके मदद से, लाइपेज के मदद से, जो निकला कहां से था, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ब्लड कैपिलरी का, उससे निकला था, और ये आपका टूटकर सेल्स में पहुंच जाता है। आपके शरीर में एडिपोज टिश्यू में जो कैपिलरी पाया जाता है, ब्लड कैपिलरी, वो सबसे ज्यादा लाइपेज का सिक्रीशन करता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है वो कहां निकल के जाता है ब्लड में से, एडिपोज टिश्यू के पास जाता है या एडिपोसाइट्स के पास जाता है। तो यहां पर दिमाग में रख लीजिएगा कि कितना कितना जबरदस्त काम आपके लीवर का और बॉडी का है। अब ये जो आपका सेल्स था वो क्या करता है, फैट को यूज करता है लिपोप्रोटीन बनाने के लिए या लिपोलिपिड बनाने के लिए, या जो भी सेलुलर मेम्ब्रेन्स है उसको बनाने के लिए वो उसको यूज करता है। गए थे ग्लिसरॉल लेके गए थे, और ये जब वहां पहुंच जाएगा सेल्स के पास, तो सेल्स उसको यूज करेगा कौची के लिए, अपने जो भी उसको पदार्थ बनाना है वो सब में फैट को यूज करेगा। समांतर जो मेम्ब्रेन बनते हैं ना, उसको बनाने के लिए फैट बहुत आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन है, लिपोलिपिड है, ये सब जो है ना मिलकर क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। अब मसल सेल्स जो है फैटी एसिड्स को ही यूज करता है मेनली, कब, जब हम रेस्ट में होते हैं। पीछे हम आपको बताए होंगे, याद कीजिएगा कि जब हम सामान्य रूप में होते हैं, मतलब रेस्ट में होते हैं, तो हमारे जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज का यूज नहीं करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है, बल्कि किसका यूज करता है, फैटी एसिड्स का यूज करता है। इसलिए आप पीछे भी देखे होंगे कि लीवर जो था वो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको फैटी एसिड्स में बदल रहा था, ठीक है, ताकि क्या हो, जब भी जरूरत पड़े मसल सेल्स को तो आराम से क्या कर सके, यूज कर सके। तो फिर से हम एक बार इसका बारे में बता देते हैं, किसके बारे में, फैट वाले में। फैट का क्या हुआ, फैट जो है वो जब डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेशन के लिए आपका कुछ एंजाइम था, लाइपेज था, और क्या था, बाइल थे, जो बाइल था वो सबके मदद से जो है ना ये बदल गया था मिसल्स में। मिसल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ एपिथेलियम के द्वारा, सरफेस एपिथेलियम के द्वारा, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के सबसे अंदर का लेयर जो है ना उसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा। एब्जॉर्ब होने के बाद उसके सेल में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपका उसको प्रोसेस करके दे दिया किसको, गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी क्या किया उसको, गोल्जी बॉडी जो है उसको बदल दिया काइलोमाइक्रोन के रूप में। लेकिन वहां पर हम आपको बताए थे कि जो फैट डिजॉल्व आपका विटामिन था या शॉर्ट फैटी एसिड था, वो सब इस प्रोसेस से अपना बच जाता है, वो सीधे चला जाता है ब्लड में। यहां से जो काइलोमाइक्रोन था वो चला गया लिम्फ में। लिम्फ जो है ना, लिम्फ तक पहुंचने के लिए उस वेसिकल के रूप में वो पैक हो गया था, और वेसिकल जो है ना वो अंततः जाके वो उस सेल के मेम्ब्रेन पर जाकर अटैच हो जाता है, और
आपको काइलोमाइक्रोन को दे देता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। किसको दे दिया बाबू? तो वो दे देता है किसको? लिम्फ वेसल्स को, जो आपका सबसे छोटा लिम्फ वेसल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं, उसमें चला गया। अब लैक्टियल जो है उसको लेकर आगे बढ़ गया। पूरे बॉडी का जितना टिश्यू है, सबका जो लिम्फ वेसल है, वो अंततः आकर ब्लड में ही मिल जाता है। कहां पर? कंधे के पास। तो जो आपका एब्जॉर्ब जो फैट था वो भी आपका लिम्फ के साथ आया होगा, और वो किस रूप में? काइलोमाइक्रोन के रूप में आया होगा, और वो पहुंच गया आपके किसमें? ब्लड में। अब ब्लड इसको लेकर चला जाएगा कहां बाबू? लीवर में। लीवर में जब पहुंचा तो लीवर क्या करता है कि जो ट्राइग्लिसराइड था आपका काइलोमाइक्रोन का, उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, अब इन सबको वो आपका बदल देता है एक दूसरे कंपाउंड के रूप में, जिसको बोलते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिड के रूप में। अब ये VLDL के रूप में ट्राइग्लिसराइड होता है उसमें, और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, और क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है उसमें, चाहे और भी जो है आपका फैट डिजॉल्व जो आपके विटामिन हैं वो सब हैं, वो सब आपके वहां से अब VLDL के रूप में चल देते हैं। VLDL जो है वो चला जाता है अंततः कहां? ब्लड कैपिलरी में गया और मूव करते हुए सेल्स तक पहुंच गया। ब्लड कैपिलरी का काम अब यहां पर है, वो क्या करता है ब्लड कैपिलरी कि उसके जो अंदर के लेयर होता है, जिसको हम इपिथेलियल लेयर कहते हैं या इपिथेलियम कहते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो आपका लाइपेज का सिक्रीशन देते हैं। ये जो लाइपेज का सिक्रीशन है, लाइपेज के कारण जो ट्राइग्लिसराइड था VLDL का, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में टूट जाता है। अब ये जो आपका फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में जो टूटा VLDL, अब ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ब्लड में से चले जाएंगे पार होके ब्लड वेसल्स को, कहां पर? सेल्स के पास। फिर यहां पर जो है ना, जहां पर लाइपेज का सिक्रीशन ज्यादा होगा ब्लड वेसल्स के एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, वहां पर फैटी एसिड्स जो हैं और ग्लिसरॉल वो ज्यादा तेजी से बाहर जाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी रहेगा। अब ये जो है ना काम, ज्यादा लाइपेज का सिक्रीशन कहां देखा जाता है? एडिपोज टिश्यू जहां पर होता है, जहां पर आपका एडिपोज टिश्यू मतलब कि एडिपोसाइट्स ज्यादा होगा, उसके सेल्स को क्या बोलते थे? एडिपोसाइट्स, जिसको आप हिंदी में चर्बी बोलते हो। तो उस जगह पर जहां पर आपका एडिपोसाइट्स है या एडिपोज टिश्यू है काफी मात्रा में, वहां पर ब्लड वेसल्स जो है ना वो और ज्यादा मात्रा में लाइपेज का सिक्रीशन देता है एपिथेलियम उसका, जिससे आपका फैटी एसिड्स आपका ज्यादा बनेगा, ग्लिसरॉल ज्यादा बनेगा, जो टूटने से बनता है किसके? ट्राइग्लिसराइड्स के। और बाकी जो पार्टिकल्स हैं, जो फैट डिजॉल्व आपके विटामिन हैं या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वो सब के सब जो है ना वो चले जाएंगे किसमें? सेल्स में। फैट सेल्स जो है ना वो उसको स्टोर करेगा और यूज करेगा। तो इसलिए कोई अगर आपसे पूछे कि चर्बी के पास फैट ज्यादा हो जाता है क्यों, तो आप आराम से बताना, वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन ज्यादा करते हैं, जिसके चलते वहां पर फैट ज्यादा निकलता है। ठीक है बाबू, ये सब बात खत्म हो गया। एब्जॉर्प्शन को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो भी पूछ लेना आप। अब हम बात करते हैं इजेशन का या डिफिकेशन का या इवैक्यूएशन का। मतलब कि अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट था उसको आपको फीस के रूप में, मल के रूप में बाहर निकालने का। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट का स्लरी था, स्लरी समझते हो ना, जो आपका लिक्विड जैसा मटेरियल था, वो आपका बढ़ता है, कहां चला जाता है? कोलोन में चला जाता है। किसमें से? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में से। जब वो कोलोन में जाता है, कोलोन में आपका सीकम में पड़ गया, सीकम से कोलोन में चला गया। कोलोन में जब आपका जाता है पेरिस्टोसिस के द्वारा, तो कोलोन क्या करता है? सरप्लस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें जो मिनरल्स है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ मात्रा में, जिसके चलते अब ये कैसा हो जाएगा? जो आपका लिक्विड जैसा था वो अब ये थोड़ा सेमी सॉलिड रूप में बदल जाएगा। प्लस हमारे कोलोन में जो है ना इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट पर ही जिंदा रहता है और इनको एक तो अपने यूज करता है, प्लस कुछ विटामिन बनाता है
जैसे विटामिन के, राइबोफ्लेविन, ये सबको बनाता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को अंततः कन्वर्ट कर देता है। कौन? ई कोलाई बैक्टीरिया अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कन्वर्ट करता है फीसेस के रूप में, मल के रूप में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो मल है उसका निर्माण करने में कौन मदद करता है, तो इचलेरिशिया कोलाई। तो कभी भी ई कोलाई बैक्टीरिया को अपने लिए जो है ना अनावश्यक मत समझना, ये काफी आवश्यक है आपके लिए। अगर ये न रहे तो जो लिक्विड फॉर्म में था आपका वेस्ट मटेरियल्स, वो आपका जो है ना लिक्विड तो नहीं बोलेंगे, सेमी सॉलिड लिक्विड के रूप में जो है ना वो आपका थोड़ा बाहर आएगा, वो आपका सॉलिड रूप में नहीं आएगा। हाँ, वो आपका सूखा हुआ रूप में नहीं आएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, एकदम लिक्विड आ जाएगा, वाटरी हो जाएगा वो। खैर, तो ये आपको ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा वहां पर हुआ। अब जो है फीसेस जो था, मल जो था, अब वो जाकर रेक्टम में स्टोर हो जाएगा टेम्पोररी रूप से, जो उसको समय समय पर बाहर निकाल देगा, डिफिकेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं, इसी को डिफिकेशन कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है फीसेस का? करीब 75% पानी होता है। अगर वाटर का मात्रा 75% से कम हो जाए, मतलब 60 हो जाए, 50 हो जाए, तब बोलते हैं कि उसको उसका जो आपका फिशेस होता है वो काफी हार्ड हो जाता है और ऐसे लोगों को आपका कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कब्ज, जैसे गैस का प्रॉब्लम और तो और उसको पाइल्स हो सकते हैं। सॉलिड मटेरियल्स इसमें करीब 25% होता है। जो सॉलिड मटेरियल्स होता है वो आपका उसमें 30% करीब डेड बैक्टीरिया होता है, 30% इनडाइजेस्टेड रफेज होते हैं और 10 से 20% फैट होते हैं। उसमें प्रोटीन का मात्रा थोड़ा इससे कम होता है, 2% करीब प्रोटीन होगा और जो है ना डाइजेस्टिव जूस होगा उसका पार्ट। देखिएगा, जिसका आपका जो ना लीवर ठीक से काम ना करे तो उनका जो आपका होता है फीसेस, वो आपका कैसा होता है, वो आपका फैटी होता है, बलगर होता है। तो फैट का मात्रा अगर 30% हो जाए या ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, आपका जो फीसेस है उसमें फैट का मात्रा बढ़ने से वो कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है और फैटी हो जाता है, चपचपा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेक्टम में जाते हैं। रेक्टम जो था ना उसमें जो मसल्स होता है काफी पतला लेयर होता है। आपके इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा पतला लेयर में अगर कहीं पर पाया जाता है तो रेक्टम में होता है, इसलिए रेक्टम फट भी जाता है कई बार। एनल कैनाल होता है रेक्टम के जस्ट आगे, जिसमें आपका 2 प्रकार का स्फिंक्टर था। जो बाहरी स्फिंक्टर था वो वॉलंटरी होता है, जबकि अंदर का जो लेयर होता है उसको वो कैसा होता है, वो आपका इनवॉलंटरी होता है। शुरुआत में ही इसको हम बताए थे फिगर में। अब यहाँ पर एक मूवमेंट होता है खास करके जिसको बोलते हैं बॉवेल मूवमेंट। जैसे ही वहां पर आता है उसके दीवार पर चिपक वो सटता है तो वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम या सेरिबेलम को जो है ना खबर पहुंचाता है कि कुछ दबाव महसूस हो रहा है। कहां पर, रेक्टम के दीवार पर। तो वो जो है ना आपको क्या करता है, इसको समय समय पर बाहर निकालता जाता है। जब यहाँ पर जो है ना आके दीवार पर क्या होता है, सटता है, दीवार पर प्रेशर बनाता है, तब ये खबर कहाँ गया, सेरिबेलम में गया और सेरिबेलम इसको रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में लेता है और बाहर निकाल देता है, जिसको मल को निकलने में मदद करता है। अब कुछ डिजॉर्डर्स है गट के, कुछ एलिमेंट्री कैनाल के रोग हैं, उसको देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के या एलिमेंट्री सिस्टम के जो रोग हैं उसमें है पहला वोमिटिंग, बहुत कॉमन है ये। वो क्या होता है, जो भी आपका फूड आइटम्स हैं या उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका माउथ के थ्रू बाहर निकल जाना। कैसे, इनवॉलंटरी रूप में फोर्सफुली बाहर निकल जाना, इसको क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। इसमें जनरली जो आपका मटेरियल्स बाहर निकलता है वो स्टोमक का होता है और किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। वोमिटिंग रियली में है क्या, तो अगर 1-2 वोमिटिंग हुआ है तो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन अगर 4, 5, 10 हो जाए तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो है ना एक आध को किसी को वोमिटिंग हुआ है तो खुश हो जाए कि कुछ अनडिजायरेबल मटेरियल जो थे वो चला गया था कहाँ, आपके स्टोमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में। तो उसको क्या करता है, वो बलपूर्वक बाहर फेंक देता है और इसी के कारण वोमिटिंग आता है।
होता है। लेकिन वोमिटिंग अगर लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तब डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि आपके बॉडी में पानी की कमी हो सकती है या हो जाएगी, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। और अगर आप समय पर डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तब परमानेंट हाउस चले जाइएगा, क्योंकि वाटर का मात्रा करीब 70% आपकी बॉडी में होता है। उससे कम होने पर आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रुक सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको ऐसे भी पीछे भी बताए थे कि अगर किसी को डायरिया हो गया हो, जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो इसमें डायरिया हो सकता है, इसमें पेचिस हो सकता है, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? इसमें आपको जो है ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए। पहला तो आप लोग के घर में जो है ना वो आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर होना चाहिए। अभी बरसात शुरू होने के पहले ही कम से कम 5, 7, 6 जो है ना इलेक्ट्रॉल पाउडर का पैकेट घर में रख लेना चाहिए। अगर वो नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, तब जो है ना हम लोग अलग से बात करते हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? तब आप क्या करो, आप जो है गर्म पानी कर लो, ठीक है, और करीब आधा कप से भी कम पानी लो, ज्यादा नहीं, आधा कप से भी कम पानी, ठीक है, मतलब 3 से 4 चम्मच बहुत है, 2 से 3 चम्मच बहुत है। उसमें जो है अगर आधा कप है तब भी चलो चलेगा। 1 चुटकी जो है ना नमक डाल दें, 1 चुटकी मतलब काफी कम, समझ रहे ना, वो चुटकी से पकड़ के, और 1 चुटकी जो है ना आपका क्या करें चीनी डाल दें और ठीक से उसको साफ जो है ना आपका टी स्पून से या फिर चम्मच से जो है ना वो साफ उसको क्या करें चलाएं। ज्यादा नहीं डालें, कोशिश कीजिए कम से कम हो, 1-1 चुटकी दोनों डाल रहे हैं। उसके बाद उसको चला दें चम्मच से। जब दोनों ठीक से मिल जाए पानी में तो उस पानी को जो है ना पी जाए, और कोशिश करें कि पानी जो है ना गर्म करके उसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होके तभी पिए। गर्म पानी पीने पर हो सकता है लूज मोशन और बढ़ जाए वहां पर, तो आपको उसको गर्म करके ठंडा करके घोल के ठंडा थोड़ा सा होने देना चाहिए और उसके बाद पी लेना चाहिए। लेकिन खुला हुआ उसको मत रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि उसको घोल कर कभी भी आधा घंटा से ऊपर नहीं रखना चाहिए, उसको नहीं रखना है। जब भी आपको यूज करना होगा तो तुरंत बनाएं और यूज करें। और ध्यान रखिएगा पानी भी ज्यादा न दें, वो 3 से 4 चम्मच बहुत है उसमें, तो 3-4 चम्मच जो है ना बहुत है, उसमें 1-1 चुटकी दोनों घोल के जल्दी से पिला दें। इसको आप हर जो है ना 15-20 मिनट पे लगातार करें, तो जो रोगी को आपको जिसको वोमिटिंग हो रहा था या डायरिया हो गया था वो उसको इमरजेंसी में रोका जा सकता है जब तक डॉक्टर तक हम ना पहुंचे, ठीक है। कोई बच्चा है आपके घर में, कोई फैमिली वाला है, उसको 8, 10, 12 जो है ना वो आपका लूज मोशन हो गया, बार बार वो दौड़ के जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? वैसा में आपको इस तकनीक को लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉल पाउडर भी जब दें तो कोशिश करें थोड़ा सा घोल के दें। हाँ, ये नहीं कि 1 गिलास घोल दिए और पूरा उसको पिला दिए, तब क्या होगा? तब उसका डायरिया या आपका वोमिटिंग नहीं रुकेगा। उसको थोड़ा थोड़ा देना है, 3-4 चम्मच में करके देना है, ताकि क्या करते जाके उसको धीरे धीरे रुकने में मदद करे। खैर, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा इसमें। और आगे बढ़ते हैं फ्लैटस में। फ्लैटस जो है ना एक रोग है जिसमें क्या होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें आपका बढ़ जाता है, गैस जो है ना वो भर जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ऐसे जो है ना आपके बॉडी में करीब करीब 400 ml से ज्यादा जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में रोज गैस बनता है, जो आपका समय समय पर आपका ढकार के रूप में या फिर जो है ना आपके एनस के द्वारा वो बाहर निकलता रहता है, जिसमें ऑक्सीजन होते हैं, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है और CH4 होता है। मेनली नाइट्रोजन और CH4 या हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, उसके कारण ही इसमें स्मेल आता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना क्रैम्प और इंटेस्टिनल पेन को उत्पन्न करता है, तो इसलिए कभी भी किसी को अगर पेट में गैस बना हुआ हो तो उसको बलपूर्वक अंदर रोकना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः उसको अंदर रोकते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो इंटेस्टाइन है वो उलझने लगता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह आपस में उलझने लगता है, और ये आपका इवन इतना ज्यादा उलझ जाता है कि कई बार आपका जान जा सकता है, तो ऑपरेशन करके उसको सुलझाना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो गैसेस बने उसका इलाज करें कि गैस कम से कम बने, अगर है बना हुआ तो वो बाहर आए, ठीक है। अगला है हर्ट बर्न। हर्ट बर्न जो है ना क्या है, एक आपका बर्निंग सेंसेशन है। ये जो बर्निंग सेंसेशन है ये कहां होता है? ओसोफेगस के लोअर इंड पर होता है। ये क्यों होता है? तो ये जो मस्कुलर स्पाज्म होता है लोअर इंड पर आपका ओसोफेगस का, उसके कारण होता है।
इसका होने का कारण क्या है कि जो आपका स्टोमक था, स्टोमक जो था उसमें आपका गैस्ट्रिक जूस जब होता है, ज्यादा भोजन कर लेते हैं हम या वायरी भोजन ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है जाकर वो सटता है कहां पर, ओसोफेगस के नीचे के दीवार पे। आपको हम पीछे बताए थे कार्डिया वगैरह, तो वहां पर जाके ये क्या होता है, सटता है, वहां पर इरिटेशन उत्पन्न करता है और इसी के कारण आपको क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न होने का सबसे बड़ा जो कारक है वो HCl है, ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस का बाकी जो पेप्सिन या आपका रेनिन है वो ज्यादा नहीं असर करता है, करता कौन है ज्यादा आपको तंग, वो करता है HCl जो आपके गैस्ट्रिक जूस में था या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो कोशिश ये करना चाहिए कि एक तो जो है ना हम लोग ज्यादा खाना भर पेट ना खाएं, कुछ खाली ही रखें। इसलिए पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो बताते थे ढकार अगर आ जाए तो भोजन अंदर नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब कि पेट भर गया। ढकार का मतलब क्या था, आप याद करो, आपको हम ऐसे स्टोमक बताए थे, स्टोमक जो बताए थे, स्टोमक में आते हैं, स्टोमक में आपको हम ऊपर में बताए थे कि स्टोमक के जो होता है उसमें उसको 3 भाग में बांटते हैं, स्टोमक के को 3 पार्ट में बांटते थे। वो जो स्टोमक था, स्टोमक को ऐसे देख लीजिए, ये आपका स्टोमक था, ठीक है, ये स्टोमक है। अब स्टोमक में जो है ना ये आपका जो रीजन है, यहीं पर अगर जो है ना ये आपका ऊपर बढ़ गया गैस्ट्रिक जूस, तो क्या करता है, ये जो लोअर इंड है आपका ओसोफेगस का, वहां पर इरिटेशन उत्पन्न करता है और इसी को हार्ट बर्न कहते हैं। ये जो इलाका है, ठीक है, शायद आपको याद होगा, इसको फंडस बोलते थे। ये आपका बॉडी नीचे का जो इलाका है ये बॉडी था आपका और ये पाइलोरस था, ठीक है। तो ये जो फंडस बताए थे, ये फंडस जो था कार्डिया से जस्ट देखिए ऐसे था, इस तरह से ये इलाका, ये जो फंडस था इसमें गैस भरा होता है। इसमें से जब गैस बाहर आता है इस तरह से ओसोफेगस से होते हुए तो ढकार आता है। तो जब आप खाना खाते हो और भोजन जो है ना फंडस के नजदीक तक पहुंचने को होता है, तब क्या होता है, इसमें जो एयर भरा होता है वो बाहर आने लगता है, इसी को ढकार बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको भी एक बार भी अगर जो है ना वो ऐसा आ जाए, ढकार जैसा आ जाए, तो तब उसको भोजन क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज बोलते थे। रीजन क्या था, रीजन ये था कि जस्ट यहाँ पर कार्डिया है, ठीक है। तो अगर कार्डिया के पास अगर जो है ना भोजन यहाँ तक आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा वो ऊपर जाने लगेगा और जाकर टच करेगा, जिससे आपका ओसोफेगस में समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसका उपाय क्या है, आप क्या करो, अगर किसी को हो रहा है तो पहला काम तो ये करो कि एसिड है वो HCl उसके कारण हो रहा है, तो कोई जो न्यूट्रलाइज करने वाला कोई उसका डाल दे, जैसे इनो वगैरह लोग पी लेते हैं। तो हम तो ये बोलेंगे इनो वगैरह पीने से अगर बहुत ज्यादा ना हो तो इनो का उपयोग नहीं करें, हल्का हल्का पानी पिए, दो चम्मच करके थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना कुछ समय पर 10 से 15 मिनट पे पिया जा सकता है, और वो क्या करेगा, ये हार्ट बर्न को रोकने में मदद करेगा, ठीक है। वो जो आपका ऊपर चढ़ जा रहा है HCl उसको फिर से नीचे ले आएगा और आपको हार्ट बर्न कम हो जाएगा। ऐसे कोशिश करना चाहिए कि तला और भुना हुआ भोजन कम करें, पूरा भरपेट ना करें, या अगर भोजन बहुत ज्यादा किए भी हैं तो क्या करें, साथ में जो है ना वो बैठने का कोशिश करें, लेटने का कोशिश कम से कम करें, पानी ना पिए, तो गैस्ट्रिक जूस ऊपर जाने में उसको नहीं जा पाएगा ज्यादा। खाना खाने के 1 आध घंटे के बाद पानी पिएंगे तब भी आपका गैस्ट्रिक जूस ऊपर कम से कम जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जॉन्डिस का। जॉन्डिस क्या है, लीवर का डिजॉर्डर से एक रोग है। ये आपका सामान्यतः इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है, येलोइश हो जाता है आपका बॉडी, या आपका जो आंख का जो पार्ट है जो उजला नजर आता है वो भी येलोइश हो जाता है, प्लस आपका जो स्टूल होता है जिसको आप फिशेस अभी पढ़े थे पीछे हम, वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है, और जो यूरिन होता है वो कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। तो ये व्हाइटिश क्यों हो जाता है स्टूल, क्योंकि आपका जो है ना जो लीवर है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। लीवर जब काम नहीं करेगा तो बाइल नहीं देगा ठीक से, और बाइल नहीं आएगा तो बाइल में जो साल्ट्स आ रहे थे, पिगमेंट्स आ रहे थे वो नहीं आएंगे, और वो पिगमेंट जब नहीं आएंगे तो क्या होगा, आपका जो स्टूल है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा। हम पीछे पढ़े थे। अब इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका 3 कारण माना जाता है। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव, पीछे भी हम आपको बताए थे, ऑब्स्ट्रक्टिव ये आपका मेनली तब होता है जब आपका जो है लीवर में कोई समस्या हो जाए, हाँ, और बाइल जो है ना बाहर नहीं निकल पा रहा है डक्ट के द्वारा।
या आपके जो है ना उसमें हो जाए समस्या, क्या नाम बताए थे आपको, गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट में, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाइल बना लेकिन बाइल बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो बाइल क्या होगा, उसका सिक्रीशन कम होने लगेगा और लीवर खराब होने लगेगा। फिर दूसरा जो है ना आपका क्या हो सकता है, हीमोलिटिक, आप में आरबीसी ज्यादा टूटने लगे। तो आप लोग ये कब होगा सर, तो जैसे मान लिया आपको एक रोग हो गया है, एक रोग है बहुत बढ़िया, आप सुने होंगे मलेरिया, तो मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी ज्यादा टूटता है, तो हीमोलिटिक वहां पर क्या होगा, वहां भी आपको जो लक्षण, मलेरिया होने पर आपको लक्षण आएंगे जॉन्डिस के तरह, वो हीमोलिटिक आपका जॉन्डिस है। और ये क्यों हुआ है, तो आरबीसी को जो प्रोटोजोन्स थे, मलेरिया प्रोटोजोन्स है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो तोड़ रहा है ज्यादा, इसलिए आपका हीमोलिटिक आपको जॉन्डिस हो गया है। और एक हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस आपको होता है सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन के कारण, लीवर में जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो हिपेटाइटिस हो जाता है। आप पढ़े होंगे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो बी जो है ना वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि वो कुछ हद तक वैसे ही फैलता है जैसे कैंसर का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, सॉरी एड्स का ट्रांसफर होता है, कुछ हद तक उसका ट्रांसफर भी उसी तरह से होता है। हेपेटाइटिस ए जो है ना नॉर्मली वो जॉन्डिस माना जाता है जो वायरल इन्फेक्शन से हुआ है। अब इसका इलाज क्या है, तो आपका दवा खाएंगे, और सबसे बढ़िया इलाज है आराम, जितना आप रेस्ट करोगे मतलब कम भोजन करोगे, बॉडी कम मूव करेगा, तो लीवर को कम काम करना पड़ेगा और आपका लीवर अपने आप को ठीक करने का क्षमता रखता है, वो अपने आप को पूरा ठीक कर लेता है। अगला है कंस्टिपेशन, हाँ डिलेड इवेक्युएशन, अगर जो है ना समय पर फीसेस बाहरना है, मल बाहरना है, तो इसको कहते हैं कंस्टिपेशन। ये कब होता है, तो दो कारण से हो सकता है, या तो गट का जो मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, या जो मूवेबल है वो कम हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए कि जो वाटर है आपका किसमें, गट में, वो कम हो जाए। तो या तो पानी कम हो जाए गट में, या फिर क्या हो जाए, गट का मोटिलिटी जो है ना कम हो जाए, मोबिलिटी कम हो जाए, तो इसके कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं कंस्टिपेशन। अब ये आपका इसको बचाने के लिए या इसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि भोजन में रेशा हो, रफेज हो, रफेज का यूज करेंगे, वो क्या करता है, मोटिलिटी को ठीक रखता है, पेस्टोसिस को ठीक रखता है और आपको कब्ज से बचाता है। प्लस कुछ और भी यूज कर सकते हैं, परजेटिव यूज कर सकते हैं या लैक्जेटिव यूज कर सकते हैं। परजेटिव शायद आप जानते होंगे, ये क्या करता है, वाटर को ये बाहर निकालता है, किसमें से, आपके ब्लड में से, इवन आपके सेल्स में से। तो जब हम इसको डालते हैं अपने इंटेस्टाइन के अंदर तो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, कहां से, एपिथेलियल सेल्स में से निकाल लेता है, कहां पर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर पानी का मात्रा ये बढ़ा देता है, ये आपके ब्लड में से भी वाटर को निकाल लेता है, जिससे इंटेस्टाइन में ब्लड में पानी का मात्रा बढ़ जाता है और आपको जो कब्ज था वो दूर होता है। इसमें मेनली आपका MgSO4 डाला हुआ रहता है, किसमें, अधिकांश परजेटिव्स में, और ये आपको सामान्य आपका डिफिकेशन में मदद करता है। या फिर आप लैक्जेटिव ले सकते हैं, लैक्जेटिव बोलते हैं, ये क्या करता है, वाटर को पकड़ के रखता है अपने में, ज्यादा उसको बाहर जाने नहीं देता है, एब्जॉर्ब होने से रोकता है। ये भी क्या करता है, कंस्टिपेशन को रोकता है। कैसे, तो गट, ये दोनों के दोनों वाटर को क्या करते हैं, गट में बढ़ा देते हैं, और जब गट में वाटर का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कब्ज रुक जाएगा। तो कब्ज को दूर करने के लिए, हाँ, कंस्टिपेशन को दूर करने का दो उपाय बताए। पहला तो कि आप रेशा वाला क्या करो, खाना खाओ, हाँ, जिसमें आपका क्या हो, फाइबर्स ज्यादा हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, आप परजेटिव ले सकते हो, लैक्जेटिव ले सकते हो। अब यहाँ पर नोट लिखे हैं, जो सी वाटर होता है उसको जब हम पीते हैं तो क्या होता है, प्यास बढ़ता जाता है, लेकिन हमारा जो है ना प्यास बुझता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे हम सी का पानी पीते हैं, जितना ज्यादा समुद्र का पानी पीते हैं उतना ही ज्यादा प्यास बढ़ता जाता है, इवन पेट फूलता जाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझता। क्यों, तो ये जो है ना, वो जो समुद्र का पानी होता है उसमें MgSO4 का मात्रा काफी होता है, और वो जैसे ही आपके इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बंद करा के उल्टा कर देता है, और ज्यादा पानी को जो है ना इंटेस्टाइन में निकालता है, ब्लड से या सेल से। इंटेस्टाइन के अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पानी ज्यादा भर जाता है, लेकिन
आपके बॉडी के लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर पानी की कमी रहती है, कंसंट्रेशन कम रहता है, न्यूट्रिशन आपको प्यास लगती रहती है, आप पानी पीते रहते हो, आपको प्यास लगती रहती है, और ये प्यास आपका कभी भी समुद्र के पानी से नहीं बुझ पाता है। तो कारण क्या है वो आपके दिमाग में आ गया होगा। अगला है डायरिया। डायरिया क्या है भैया? तो बार बार जो है ना वाटरी डिस्चार्ज अगर होता है डिफिकेशन के दौरान, तो ये कहलाता है डायरिया। ये दो कारण से हो सकता है, या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ना लार्ज स्ट्राइन में कम हो गया हो, या फिर क्या हो रहा है आपका वाटर से आपका जो गट है, जैसे लार्ज स्ट्राइन है, स्मॉल स्ट्राइन है, उससे क्या हो रहा है वाटर ज्यादा निकल रहा है। तो ये अगर दोनों के दोनों खतरनाक है। अगर जो है ना वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए लार्ज स्ट्राइन में, तो ये मेनली इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो डायरिया जो होता है वो आपका इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरियल, और जो है ना कई बार तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके कारण ये सब होता है। वायरस भी इसके लिए कुछ हद तक कभी कभी जिम्मेवार होते हैं। ये जो होता है क्या करता है, आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसमें आपको रोकने का दो ही उपाय है। एक तो कि आपको एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, और दूसरा क्या करना पड़ता है, आपको लिक्विड ज्यादा मात्रा में लेते रहना पड़ता है। मतलब बार बार लिक्विड लेने पड़ता है, एक बार में ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड हमेशा लेता रहना पड़ता है। इसलिए जब किसी बच्चे को अगर लूज मोशन हो रहा हो, वोमिटिंग हो रहा हो, तो उसको दूध पिलाना नहीं छोड़ना चाहिए माँ को, उसको लगातार पिलाते रहना चाहिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी चढ़ाना पड़ेगा। अगला है एस्केटोल। एस्केटोल जो है ना, ये आपका रोग नहीं है, बल्कि एक पदार्थ है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फिशेस में बनता है। हमारे ये एलिमेंट्री कैनाल में गट में जो है ना ट्रिप्टोफान से बनाया जाता है, और सामान्यतः आपका जो मल होता है उसमें ऑर्डर के लिए या गंध के लिए ये जिम्मेवार होता है एस्केटोल। तो ये आपको हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर हमको जो लग रहा है, ऐसे तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में देखते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स को और देख लें, जिसमें आपका है विटामिन है और मिनरल्स है। तो विटामिन और मिनरल्स को हम अगला दिन के क्लास में देख लेते हैं। अभी जो है ना वर्तमान में किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो